हेलो फ्रेंड्स, सलीम्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022-23 के लिए जारी किया गया कक्षा 10 विषय विज्ञान के मॉडल प्रश्न पत्र के सभी 40 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। ए r इज इक्वल टू f/2, b इज इक्वल टू f/r/2, r इज इक्वल टू f, d इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा f इक्वल्स टू r/2। इसलिए क्योंकि फोकस दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है f इज इक्वल्स टू r/2। फोकस दूरी जो है उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन है आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्ध्य, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा आवृत्ति। आवृत्ति जो है वो प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में अपरिवर्तित रहती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। क्वेश्चन, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। ऑप्शन है -1D, 1D, 2D, 1.5D। तो फ्रेंड्स, हमारा जो सूत्र होता है लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1/f, यानी 1/, फोकस दूरी। तो 1 मीटर फोकस दूरी की बात कर रहा है तो 1/f अगर होगा तो 1/1। और चूंकि उत्तल लेंस जो होता है उसमें फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन अवतल लेंस में फोकस दूरी जो होती है वो निगेटिव होती है। इसीलिए हमारा होगा 1/1 इज इक्वल्स टू कितना होगा 1D। तो हमारा सही आंसर होगा 1D। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, हमको बस देखना है। इसका लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1/f। चूँकि फोकस दूरी यहाँ कितनी दी हुई है, हम लेंस की क्षमता कितनी दी हुई है 4D। तो इसका हमको निकालना है, फोकस दूरी निकालना है। तो हो जाएगा फोकस दूरी, ये क्वेश्चन हमको पूछा है तो f बराबर हो जाएगा 1/4। चूँकि हमको सभी ऑप्शन किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, इसको सेंटीमीटर बदल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 100। इसको कट करेंगे तो 25 सेंटीमीटर होगा। तो हमारा आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो हमारा आंसर होगा दृष्टिपटल। मानव नेत्र के दृष्टिपटल पर ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, जिसको हम लोग रेटिना भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामान्य नेत्र का दूर बिंदु क्या है। 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत। तो सामान्य नेत्र का निकटतम बिंदु जो होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोगों से पूछा है कि दूर बिंदु क्या है, तो वो हो जाएगा इन्फानाइट, यानी अनंत होगा, अनंत। बढ़ते हैं तो इसका आंसर होगा अनंत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन है दृष्टिपटल, स्वच्छमंडल, परितारिका, पुतली। तो हमारा जो आंसर होगा कि नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण परितारिका करता है, जिसको हम लोग आइरिस भी कहते हैं, आइरिस कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन है सीधा आभासी, उल्टा आभासी, सीधा वास्तविक, उल्टा वास्तविक। तो फ्रेंड्स याद रखें, मानव नेत्र में हमेशा प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टा और वास्तविक होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा निम्न में से किसकी इकाई है? शक्ति, ऊर्जा, बल, विद्युत धारा। तो इसका आंसर होगा ऊर्जा। ऊर्जा जो है, ऊर्जा की ही यूनिट है 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट आवर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कूलम्ब किसका एसआई मात्रक है? कूलम्ब किसका एसआई मात्रक है? विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध। तो हमारा आंसर होगा विद्युत आवेश। आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो याद रखें, विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो जल पर जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो वह हाइड्रोजन ऑक्सीजन में टूटता है। चूंकि ये दोनों अलग होता है, इसीलिए ये हमारा आंसर होगा वियोजन अभिक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है कि CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस H2O वाटर दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? CuO का, O2 का, Cu का, H2 का। तो दोस्तों हम जानते हैं कि उपचयन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और हाइड्रोजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर CuO में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन यहाँ पर जब उत्पाद बन रहा है तो ऑक्सीजन जो है वो उसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। कॉपर का अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। तो पूछ रहा है दिए हुए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? तो H2 का उपचयन हो रहा है। तो हमारा आंसर होगा H2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए हुए चित्र में किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है? तो यहाँ पर हमारा दिया हुआ देखिए, स्टैंड दिया हुआ है, परखनली है, एक धागा है, उसके बाद लोहे की कील है, कॉपर सल्फेट का विलयन है और हमारे पास आंसर है, ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो हम पहले देखते हैं इस चित्र के अनुसार देख रहे हैं कि लोहे की कील है। लोहे की कील में कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डाला गया है। तो इसका रिएक्शन पहले हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? Fe प्लस CuSO4। तो इसका रिएक्शन करने के बाद निकलेगा FeSO4 प्लस Cu। तो ये अभिक्रिया हो जाएगी विस्थापन अभिक्रिया। क्या हो जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया। तो सही आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? प्राकृतिक सूचक का उदाहरण दिया हुआ ऑप्शन मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थेलिन, लिटमस पत्र, कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा वो होगा लिटमस पत्र। ये प्राकृतिक सूचक है। बाद बाकी मिथाइल ऑरेंज संश्लेषित सूचक है, फिनोप्थेलिन भी संश्लेषित सूचक है। तो हमारा सही आंसर होगा लिटमस पत्र। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन देखते हैं कि किसी विलयन का pH मान 10 है, वो निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन है अम्ल, लवण, उदासीन और क्षार। तो हम जानते हैं कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, क्षार का pH मान 7 से
ज़्यादा होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो यहाँ पर पीएच मान दिया हुआ है 10, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, ये क्षार होगा। तो सही आंसर होगा क्षार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि दिया गया चित्र क्या सूचित करता है। ये सिंबल दिया गया है। हमें हमेशा हाथ साफ रखना चाहिए, हमें प्रयोगशाला में हाथ धोकर जाना चाहिए, हमें अम्ल से हाथ धोना चाहिए, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चेतावनी चिन्ह। तो दोस्तों, जब हम प्रैक्टिकल रूम में जाते हैं, साइंस विज्ञान की प्रयोगशाला में जाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बोतल्स होते हैं जो डेंजरस होते हैं, तो उस पर ये साइन लगा रहता है। तो ये आंसर, हमारा जो आंसर होगा, ये साइन हमेशा जो कंसनट्रेटेड जो एसिड्स होते हैं और जो बेस होते हैं उसमें ये सिंबल दिया रहता है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, सांद्र अम्ल तथा क्षार वाले बर्तन का चुनाव चिन्ह, सॉरी चेतावनी चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में जो हमारा अम्ल पाया जाता है वो होता है टार्ट्रिक अम्ल। तो हमारा सही आंसर होगा टार्ट्रिक अम्ल। ऑप्शन सिट्रिक अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल 2 बार दे दिया है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल लिखा है, लैक्टिक अम्ल होता है बट लैक्टिक अम्ल वो मिसप्रिंट हुआ होगा। तो इमली में जो है हमारा टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऑप्शन दिया है सोडियम, पारा, ब्रोमीन, क्लोरीन। तो सही आंसर होगा ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है। ऑप्शन दिया है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा आंसर होगा जिस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक बनाने में किया जाता है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडा NaHCO3। तो सही आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी किस आधार पर बना है। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु की संरचना, परमाणु का आकार। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो परमाणु संख्या के आधार पर बनाया गया था। बाद बाकी इससे पिछले जितने भी ट्राई किए गए थे सारणी निर्माण में, जैसे न्यूलैंड्स ने दिया, मैंडलिव्स ने दिया, और फिर जा कर के वो न्यूलैंड्स ने दिया था, मैंडलिव्स ने, ये सब जितनों ने दिया था वो सारा जो है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। लेकिन मॉडर्न जो प्रेडिक्टेबल है वो परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर पर आधारित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। तो हम लोगों ने सक्रियता श्रेणी देखा था, सक्रियता श्रेणी हम लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें हम लोगों ने देखा है सक्रियता श्रेणी में था, मैंने उसका ट्रिक इस तरह बनाया था, काना का मग, आलसी पास्कल, सॉरी काना का मग, अली जिन्ना फैशन, इस तरह से। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, पोटेशियम। तो आंसर होगा हमारा कि निम्नलिखित में से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम। हमारा आंसर होगा पोटेशियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं। तो पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को खनिज कहा जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, अयस्क, खनिज, गैंग, धातुकर्म। तो सही आंसर होगा खनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोपेनॉल में कौन अभिक्रियाशील समूह मौजूद है। अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बनिक अम्ल। तो दोस्तों प्रोपेनॉल, ऑल जो सफिक्स है वो अल्कोहल के लिए होता है, इसलिए प्रोपेनॉल जो है वो अल्कोहल ग्रुप का है। तो सही आंसर होगा अल्कोहल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में निम्नांकित में क्या नहीं होता है। जल का टूटना, ऑक्सीजन का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होना। इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर होगा वो होगा
कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है बल्कि ऑक्सीजन मुक्त होता है। वो तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं ताकि कार्बोहाइड्रेट क्या किया जा सके, बनाया जा सके। तो इसमें जल के टूटने की घटना होती है क्योंकि ऑक्सीजन जो निकलता है, पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं उसके बाद जो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, तो वो ऑक्सीजन जो आता है वो जल के टूटने से ही आता है। तो जल का टूटना तो होगा ही होगा, ऑक्सीजन का मुक्त होना भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना नहीं होगा, इसलिए आंसर होगा सी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है? केवल ऊपर की ओर, केवल नीचे की ओर, ऊपर और नीचे दोनों की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऊपर और नीचे दोनों की ओर, क्योंकि जाइलम हमेशा ऊपर की ओर जाता है, वन डायरेक्शनल होता है, बट फ्लोएम जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। फ्लोएम बाई डायरेक्शनल होता है, इसलिए ऊपर और नीचे की ओर दोनों आंसर होगा, यानी ऊपर और नीचे दोनों की ओर आंसर होगा हमारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका, वृक्क, न्यूरॉन, डायलिसिस। तो यहाँ पर एक्चुअली में आंसर उसने मिसप्रिंट किया है, तो यहाँ पर होना चाहिए आंसर वृक्काणु, ठीक है, जिसको हम लोग नेफ्रॉन भी कहते हैं, वो मिसप्रिंट हुआ होगा। तो आंसर होना चाहिए वृक्काणु, लेकिन यहाँ पर जो है उन्होंने आंसर दिया है वृक्क, लेकिन सही आंसर होना चाहिए वृक्काणु। हो सकता है मिसप्रिंट हो, तो आंसर अगर वृक्काणु होता तो आंसर हमारा बी होता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो जो पादप हार्मोन होते हैं उसमें से पादप हार्मोन में बहुत सारे हार्मोन होते हैं, जैसे ऑक्सिन होता है, जिब्रेलिन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है। तो सबके अपने अपने अलग, साइटोकाइनिन होता है, सबके अपने अपने अलग अलग कार्य होते हैं। लेकिन फलों को पकाने के लिए जो हार्मोन जो उत्तरदायी होता है पेड़ पौधों में, वो होता है एथिलीन। एथिलीन ही फलों को पकाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा, थायराइड द्वारा, वृषण द्वारा, पिट्यूटरी द्वारा। तो एस्ट्रोजन जो है वो नर जनन हार्मोन है, इसीलिए ये अंडाशय के द्वारा स्रावित होगा। तो आंसर होगा हमारा अंडाशय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है परागन, निषेचन, जनन और मुकुलन। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को जो है हम लोग कहते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन, यानी निषेचन कहते हैं हम लोग। तो सही आंसर होगा निषेचन। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक मुझे फिगर दिया हुआ है और ये दिया हुआ हाइड्रा का। दिया लिखा है कि दिए गए चित्र में कौन सा जनन हो रहा है? ऊपर में दिखा हुआ है टेंटिकल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रा का है फिगर। तो ऑब्वियसली ऑप्शन है मुकुलन, विखंडन, द्विविखंडन, पुनर्जनन। तो ये होगा मुकुलन, आंसर होगा हमारा मुकुलन। ये हो जाएगा मुकुलन, सही आंसर होगा मुकुलन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख हैं। तो पक्षी और चमगादड़ के जो पंख हैं वो पंख यहाँ पर दिया हुआ है समजात अंग, अवशेषी अंग, जीवाश्म, असमजात अंग। हालांकि पक्षी और चमगादड़ के पंख जो हैं वो समवर्ती अंग होते हैं। तो समवर्ती अंग जो होंगे तो वो होंगे असमजात अंग होंगे। तो आंसर होगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना है? बहुत इजी क्वेश्चन है। गेहूं, चना, मटर, धान। तो आंसर होगा हमारा सी, मटर। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर को चुना था। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? सांप, मेढक, घास, ग्रासोफर। तो जब किसी भी आहार श्रृंखला में जो उत्पादक होते हैं वो सभी पेड़ पौधे होते हैं। तो हमारा आंसर होगा क्या? घास। घास ही सबसे बड़ा यही उत्पादक है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी का निर्माण होता है? प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषक स्तर का, चतुर्थ पोषी स्तर का। तो याद रखें, हमेशा किसी भी आहार श्रृंखला में जो शाकाहारी होता है वो प्रथम पोषी स्तर होता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए घास, घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सांप, सांप। तो पर ये घास टिड्डा खा रहा है, तो प्रथम पोषी स्तर कौन हो गया? शाकाहारी। तो आंसर होगा हमारा प्रथम पोषी स्तर का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। ओजोन परत के अपक्षय के लिए कौन जिम्मेदार है? CO2, CFC, SO2, NO2। तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। ओजोन परत के अपक्षय के लिए CFC ही जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत में जैव मात्रा में कौन आता है? जैव मात्रा में आते हैं जैसे हमारे पौधों के उत्पाद, जंतु के उत्पाद, ये जितने भी आते हैं जो हम लोग ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पौधों के उत्पाद, ये पादपों के उत्पाद या जंतु उत्पाद, उन्हीं को जैव मात्रा कहा जाता है। तो लकड़ी पादप उत्पाद है, गोबर भी जंतु उत्पाद, गोबर गैस, गोबर से बनता है गोबर गैस जिससे मीथेन गैस निकलती है, और फिर कोयला, ये भी। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा नाभिक ऊर्जा। नाभिक ऊर्जा ही जैव मात्रा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? तो पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन मेरा दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड, 45 किलोमीटर पर सेकेंड, 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रति घंटा 15 किलोमीटर प्रति घंटा का पवन चलना चाहिए, तभी पवन ऊर्जा से पवन ऊर्जा मिलेगी हमको। पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। जैसे जिसमें से जो पवनों का देश कहा जाता है वो डेनमार्क को कहा जाता है, और पवन ऊर्जा उत्पादन में डेनमार्क सबसे आगे है। उसके बाद फिर जर्मनी का नंबर आता है, और 5वें नंबर पर हमारा भारत देश का नंबर आता है, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी वाले जगह पर जो है उन्होंने पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी मॉडल प्रश्न पत्र जो जारी किए गए हैं उनका भी हम वीडियो बहुत जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखें, सभी आंसर्स को देखें और इससे बढ़िया से प्रिपरेशन करें, ताकि आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक लाकर अपने विद्यालय का, अपने गांव समाज का और अपने माता पिता का नाम आप रोशन करें। आप प्रगति के पथ पर हमेशा अग्रसर रहें, यही मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। अच्छा लगा हो वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य साझा करें। थैंक यू।